1160 मंगोलिया एक ऐसी जगह थी जहाँ पे आपस में लड़ने वाले नोमैडिक ट्रेवल्स ग्रुप राज किया करते थे। 1162 मंगोलिया के एक पैकाल के पास लिया जन्म एक ऐसा योद्धा जिसने पहली बार पूरे मंगोलिया को एकजुट होकर उनके सबसे बड़े शत्रु चाइना को हराकर ऑलमोस्ट पूरी तरह से कब्जा कर लिया। साल 1221 गेंगिस खान इंडस नदी के किनारे पर खड़ा है। भारत के सीमा के बहुत नजदीक अगला निशाना हो सकता है भारत, लेकिन भारत से मुड़ के वो वापस चाइना चले जाते हैं। इन सारी घटनाओं ने एक साथ मिलकर रंगी है इतिहास की सबसे पुरानी बदले की कहानी। एक ऐसी कहानी जिसने बदले की आग ने छोटे लड़के को बेबस कर दिया। पूरे किंगडम और वेस्टर्न जिया, जीन डायनोसिटी, काराखिता एम्पायर और गार्जिया एम्पायर को घुटने टिकाने पर। साल 1206 मंगोलिया जिस पर सदियों से कई चीनी शासकों ने आक्रमण किया, लूटा और पूरी तरह से तबाह कर दिया। ये मंगोलिया के इतिहास के सबसे काला दौर था। एक मंगोल अपना अपमान कभी नहीं भूलता और ये वो दौर था जब से मंगोलिया का हर योद्धा, हर चीफ के जिंदगी का बस इकलौता मकसद था चीन की बर्बादी। इसीलिए अपने साथ हुए इस धोखे का हिसाब करने गेंगिस खान काराखिताए पहुंचे। उस पूरे एम्पायर पर हमला कर उसे पूरी तरह से खत्म कर दिया और एक बार फिर से गेंगिस खान ने अपना बदला लिया। बर्बादी और बदले का यह सिलसिला गेंगिस खान को एक चैन की सांस लेने ही नहीं दे रहा था, क्योंकि अब उसके ही नए पड़ोसी ने उससे दुश्मनी मोल ली थी, बिना ये जाने कि उसका नतीजा राज का विनाश भी हो सकता है। ये राज्य था खव्वाराज एम्पायर, जो काराखिताई के बाद मंगोल एम्पायर का एक नया पड़ोसी बना था और अपने पड़ोसी से एक अच्छे रिश्ते बनाने और सैकड़ों सालों से ईस्ट और वेस्ट के बीच बंद हुए पड़े ट्रेडर्स रूट्स को खोलने की उम्मीद से गेंगिस खान ने सन 1219 में व्यापार समिति को खव्वाराज एम्पायर भेजा। वो भी एक बार नहीं बल्कि दो बार। लेकिन कहते हैं ना, जब अंत सर पर हो तब इंसान के सोचने और समझने की क्षमता कम हो जाती है और इसीलिए तो मंगोलिया और ख्वाजरम के रिश्तों में मिठास लाने के लिए प्रस्ताव रखा। वहाँ के शासक अलाउद्दीन मोहम्मद सेकंड ने शक करके भारी सभा में उन्हें बेइज्जत कर उनकी हत्या करवा दी और एक मंगोल की हत्या करना गेंगिस खान को राज नहीं आने वाला था। और एक बार फिर से दुनिया को मंगोल की खून, गेंगिस खान की क्रूरता को देखने का मौका मिला। वो हर हाल में मोहम्मद और उसके परिवार को अंत कर उसे बर्बाद करना चाहता था और उसने यह किया भी। गेंगिस खान के इसी बदले ने ख्वाजरम एम्पायर में जो तबाही मचाई वो इतिहास के पन्नों में सबसे बड़ी तबाहियों में से एक मानी जाती है। इस तबाही के बाद मोहम्मद, जिसे अपने एम्पायर का घमंड था, वो दुम दमाकर भगोड़ा बनकर भाग गया और ख्वाजरम एम्पायर उनके नक्शे से मिटकर मंगोल का हिस्सा बन गया। इसके बाद पिता की जिम्मेदारियों को अपने कंधे पर लेते हुए जलालुद्दीन ने मंगोल को हराने की काफी कोशिश की, लेकिन इस कोशिश में असफलता के सिवाय उसे कुछ हासिल नहीं हुआ। अपने इसी असफलता से कोई खींच न लेते हुए जलालुद्दीन ने भारत के दिल्ली सल्तनत से मदद की गुहार लगाई, लेकिन उन्होंने मदद के लिए साफ इनकार कर दिया। अब क्योंकि दिल्ली के सल्तनत ने मोहम्मद के बेटे को मदद नहीं की थी, इसीलिए गेंगिस खान के पास भारत से बदला लेने की कोई वजह नहीं था और शायद इसीलिए उसने भारत पर हमला करने का विचार नहीं बनाया, क्योंकि गेंगिस खान वहीं हमला करता था जहां उसकी कोई रंजिश हो और ऐसी एक रंजिश गेंगिस खान पे उसे अपनों ने दिया। साल 1221 में जब वो खर्राम एम्पायर का खत्म कर रहा था, तभी जिस वेस्टर्न सिया पर उसने कब्जा किया था, उसने गेंगिस खान की मदद करने के लिए युद्ध भूमि की अपना सेना भेजने से इनकार कर दिया और यह गेंगिस खान के लिए किसी धोखे से कम नहीं था और इसीलिए ख्वाजरम युद्ध खत्म करते ही वह एशिया के बाकी हिस्सों में अपना दबदबा बनाने की जगह वापस चाइना की ओर बढ़ने लगा। अपनों से मिले धोखे के बाद गेंगिस खान ने बाकी हिस्सों पर कब्जा करने का सपना को रद्द कर दिया और जाहिर सी बात है, अगर वो आगे आया ही नहीं तो वह भारत तक कैसे पहुंचता। इन्हीं सब वजहों से तिनके से ताज तक का सफर करने के बाद गेंगिस खान ने कभी इंडिया पर हमला नहीं। पर क्या गेंगिस खान के इंडिया पर हमला नहीं करने का वजह यही था या फिर इतिहास के पन्नों में इससे जुड़ा और भी कोई राज दर्ज है? अपना जवाब नीचे कमेंट में लिखिएगा और गेंगिस खान के इतिहास में आपको कुछ नया सीखने को मिला तो एक लाइक जरूर कीजिएगा और अगर अपना इतिहास को अपडेटेड रखना चाहते हो तो अभी सब्सक्राइब कर लो।